हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैब क्लासेस एंड दिस इज प्रियंका सिंह। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लेक्चर्स। एंड क्लास 9 का जो पहला बायोलॉजी का चैप्टर है वो है सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो ये आपका चैप्टर का नाम है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। द फंडामेंटल unit of life, this is known as cell। ये सेल का डिफिनीशन भी है, दिस इज द ऑल्सो नेम ऑफ दिस इज द मतलब ये आपके चैप्टर का भी नेम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है इसका मतलब क्या है। ये जो आपके चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, किसी की भी लाइफ हो, ये ह्यूमन बींग्स की हो, किसी अदर एनिमल्स की हो, किसी प्लांट्स की हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, किसी की भी लाइफ हो, उसकी जो सबसे छोटी इकाई, इट मीन्स कि उसकी लाइफ स्टार्ट जहां से होती है वो एक सेल के ही थ्रू होती है। जस्ट लाइक अगर मैं एज एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल है, आप सब लोग भी जानते हो। अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन बींग्स का, तो आप सब लोग को पता है फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है तो क्या सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? सिंगल सेल बनता है, वो होता है जाइगोट। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, दिस इज मेल, फीमेल, ठीक है। मेल हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, एंड फीमेल हमेशा प्रोड्यूस करती है ओवा, ठीक है। अब स्पर्म एंड ओवा जब फर्टिलाइज करके जो पहला फॉर्मेशन करते हैं वो होता है जाइगोट का, और ये जाइगोट क्या होता है? हमेशा सिंगल सेल होता है, ये हमेशा सिंगल सेल होता है। और यही जाइगोट फिर डिवाइड करके ब्लास्टुला गास्ट्रा, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बाद आप लोग पढ़ोगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ये सभी चीजें बनती है। मतलब वो जो ये सिंगल सेल होता है, ये क्या करता है? खुद को डिवाइड करते जाता है। इट मीन्स कि अगर ये जाइगोट बाद में जाके मान लो बॉय बनती है या फिर गर्ल बनती है, इट मीन्स कि ये बॉय या फिर ये गर्ल की जो लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई है? एक सिंगल सेल से। तो वही बोला गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अगर मैं सेल का अदर भी डिफिनीशन देखा जाए, अगर सेल का अदर डिफिनीशन देखा जाए तो इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो हमने दूसरा डिफिनेशन बताया है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज सेल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, स्ट्रक्चर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर इट मीन्स कि किसी चीज का ढांचा। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हमारा हेड होता है, फिर हमारे लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, फिर उसके बाद हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है, फिर उसके बाद होता है हाइंड लिम्स। इट मीन्स कि हेड, एब्डोमिनल रीजन एंड लिम्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से डॉग का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, कैट का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो किसी भी चीज को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, या फिर हमारा ये स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है एक एक सेल्स को मिला करके बना है, ठीक है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं एक वॉल का, इट मीन्स कि एक अगर मैं दीवार का एग्जांपल लूं, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये एक दीवार का स्ट्रक्चर लूं, और ये दीवार को हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द वॉल इज रिप्रेजेंट्स टू आवर बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो वॉल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये जो दीवार है या फिर ये जो वॉल है,
ये किस चीज से बना हुआ है? ये एक एक ईंट को मिला करके बना हुआ है। अगर इस ईंट को हटा दिया जाए तो क्या दीवार का स्ट्रक्चर बना या फिर जो हमारे घर का स्ट्रक्चर होता है क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं। जब तक ये एक एक दीवार या फिर एक एक ईंट मिलके, एक एक ब्रिक्स मिल करके जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक ये वॉल हमारा तैयार नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमारे सेल्स नहीं मिलेंगे या फिर हमारे सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो एक ब्रिक है, ये जो एक ब्रिक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल को। ठीक है, सेल एक स्फेरिकल शेप का होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये हम लोग आगे इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो ब्रिक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेल को। इट मीन्स कि एक एक ब्रिक्स को मिला करके जैसे दीवार बनता है सेम उसी तरीके से, सेम उसी मेथड से एक एक सेल्स को मिला करके एक ह्यूमन बॉडी या फिर अदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी फॉर्म होता है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो उसकी बॉडी फॉर्म होती है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी हो। ठीक है, फंजाई, मशरूम, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, अदर एनिमल्स, जितने भी चीजें हैं उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हम अपने सराउंड्स बहुत से तरीके के घर देखते हैं, बहुत से शेप्स के घर देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और कुछ के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, कुछ के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। इट मीन्स कि उनको क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से उसमें ईंट का जो है डिजाइन दिया गया है। सेम जो है हमारे जो सेल का डिजाइन है वो अलग है, इसलिए हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स के स्पीसीज है वो अलग दिखते हैं। ठीक है, डॉग के जो सेल है उनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अलग है, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग दिखता है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चरल, मतलब हमारा जो भी स्ट्रक्चर बना है वो किसका बना हुआ है? सेल का। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल। इसको फंक्शनल भी क्यों बोला गया है? हम लोग जितने भी फंक्शंस कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल फंक्शन हो या फिर हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हो, वो किसकी वजह से होता है? वो भी उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी सेल जिम्मेदार है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी बॉडी, अगर मैं इंटरनल फंक्शंस की बात करूं, जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं, हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं और वो किस फॉर्म में? एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर आता है। तो अब हम कुछ में ऐसा बाहर से हम लोग कोई मशीन नहीं इसमें लगाए कि नहीं तुम्हें जाना है, डाइजेशन करना है, फिर तुम्हें एक्सक्रीटा के फॉर्म में, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सक्रीटा बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर आना है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे जाता है फिर हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं। फिर उस न्यूट्रिएंट से या फिर उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो सभी चीजें कौन देखते हैं? हमारे सेल्स देखते हैं। आप खुद इमेजिन करिए, आप लोग खाना खाते हो, उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि हम किसी भी फंक्शंस को करने के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, आप खेलते हो। ठीक है, उन सभी चीजों के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो वो एनर्जी आती कहाँ से? आप लोग बस इतना ध्यान देते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू आता है? वो सभी चीजें किस इंटरनल प्रोसेस में होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत से इंटरनल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत से प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। और ये सारे प्रोसेस आपको डिटेल में कहाँ पढ़ना है? क्लास 10th में। क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में मिलेगा, दिस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस में आप लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसका यही मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो जैसे मेरा ये हैंड मूवमेंट हो रहा है, मेरा ये लिप मूवमेंट हो रहा है, मतलब मैं जो अपने लिप्स को मूवमेंट कर रही हूँ, मैं बोलने के लिए हैंड्स को मूवमेंट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं चलने के लिए, लोकोमोट करने के लिए मेरे जो पैर मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट भी हो रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। हमारी बॉडी क्या कर रही है? एक्सटर्नल फंक्शन ही तो कर रही है। तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? वो भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसकी वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेल का दूसरा डिफिनेशन। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। दूसरा डिफिनेशन आपको मिल गया
द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज सेल। ठीक है, आप इसमें एक और डिफिनेशन ऐड कर सकते हो। मैंने बोला कि हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स की। हमारे एक एक चीज, हमारे नेल्स हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारे आईज हो गए, लिम्स हो गए, मतलब जितने भी बॉडी में है वो सभी चीजें किसकी बनी हुई है, सेल्स की। तो इसको मैं सिंपली ये भी बोल सकती हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल। ठीक है, बिल्ड करना आप सबको पता है, बनाना, किसी चीज को बनाना। जैसे आप लोग हु बिल्ड ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, हु बिल्ड लाल किला, फिर ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे। बिल्ड मतलब इट मीन्स की बनाना। तो हमारे जो लाइफ बनी हुई है, ये जो लाइफ चलती आ रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से। जैसे मैंने अभी एक जाइगोट का एग्जांपल लिया था। जाइगोट एक स्टार्टिंग है, किसी भी लाइफ की स्टार्टिंग होती है जो कि एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। और यही नहीं, बस ह्यूमन बींग्स की ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बिगनिंग होती है, एक इंडिविजुअल की जो बिगनिंग होती है लाइफ की, वो एक सिंगल सेल्स की ही वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स का डिफिनेशन मैंने आपको 3 डिफिनेशन बताया। सबसे पहला तो आपको आपके चैप्टर्स में ही, चैप्टर के नाम में ही मिल जाएगा। The fundamental unit of life is also known as cell. The structural and functional unit of life is also known as cell. And the last one is building blocks of life is also known as cell. ठीक है, तो ये हो गया सेल्स का डिफिनेशन, और इन तीनों के मैंने मीनिंग्स भी बता दिए कि इन सब के मीनिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी इसकी हिस्ट्री पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि ऐसे कहीं भी रास्ते में पढ़ा होगा कि हाँ ये सेल्स के बारे में पूरा नोट्स है, आप लोग इसे स्टडी करो। मतलब ऐसा साइंटिस्ट को ऐसा रोड पे तो मिला नहीं होगा, अरे ये तो सेल्स के बारे में है, इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऐसे सबसे पहले इंडिविजुअल होंगे, ऐसे कोई ना कोई सबसे पहले पर्सन होंगे जो इसके बारे में स्टडी सोचे होंगे, स्टडी करने के सोचे होंगे कि हाँ ये जो हमारी बॉडी है ये आखिर बनी किस चीज की है, या फिर ये जो प्लांट्स है ये किस चीज के बने हैं। ऐसे सबसे पहले इतने छोटे रहते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे हमारी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, हमारा जो सबसे स्ट्रक्चर पहले छोटा होता है, तो हम एक बेबी रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे एडल्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये किस वजह से डेवलप हो रहा है। हम लोग ऐसा बाहर से कुछ ऐसे मिट्टी का हम लोग कुछ लगा तो रहे नहीं है अपनी बॉडी में। हम लोग पहले इतने छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। सेम ऐसे प्लांट्स के लिए भी ले लें आप लोग, प्लांट्स पहले छोटे से होते हैं, धीरे धीरे उनको क्या होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। आप लोग देखे होंगे प्लांट्स कितने कितने बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स बड़े कैसे होते हैं, इनके अंदर आखिर ऐसा क्या चीज होता है कि अपने स्ट्रक्चर को ग्रोथ करता है। ठीक है, तो आप जो अगर सबसे पहले अपने यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करूं, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, हु डिस्कवर द सेल। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो ये जो डिस्कवरी की थी, ये की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ईयर भी अगर पॉसिबल हो तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर धीरे धीरे नहीं भी याद होगा तो आप लोग धीरे धीरे जब ऑफलाइन क्लासेस आओगे तो आप लोग को धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी कि हाँ 65 में क्या किया था, रॉबर्ट हुक के एक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी सेल्स की। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब पता चल गया कि डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी वो भी पता चल गया, लेकिन किस पे की थी या फिर कैसे की थी। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं कि इन्होंने जो डिस्कवरी था सेल का वो कैसे किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहले एक नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या किया था, नॉन लिविंग इट मींस की डेड पे। ठीक है, डेड प्लांट्स के पार्ट में क्या किया था, उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। बिगिनिंग जो थी उनकी एक डेड पार्ट से थी, मतलब प्लांट का एक बार्क था उनको। ठीक है, एक ओक नाम का प्लांट होता है, ओक का क्या लिया था उन्होंने, बार्क लिया था। बार्क मीन्स होता है छाल। ठीक है, जो आप लोग
स्टीम्स वगैरह जो ओल्ड स्टीम्स होते हैं, मतलब जो उनका बेस होता है किसी भी प्लांट का, उसमें आप लोग देखे होंगे कि कुछ सालों में क्या होते हैं, उनके ऊपर छाल हो जाते हैं। ठीक है, छाल क्या होते हैं, धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ठीक है, नीम के छाल, तुलसी के छाल, इन सब के क्या होते हैं, मेडिसिन भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत से एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार्क के ट्री का क्या लिया था, मतलब ओक के ट्री का एक बार्क लिया था, जिसको कि आपके बुक में कॉर्क बोला जाता होगा, कॉर्क ट्री। ठीक है, उन्होंने एक ओक ट्री का बार्क लिया था, जिसको कि आपके बुक में कॉर्क के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता होगा। उसमें उन्होंने क्या किया था, इस पे उन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। सेल्फ मेड इट मीन्स कि आपको ईयर देख के ही पता चलना होगा कितने साल पहले की बात है। ठीक है, कितने मतलब कितने साल पहले की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था, ऐसे माइक्रोस्कोप जैसे आप लोग अब अवेलेबल हो गया सभी टाइप्स के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कितनी भी छोटे से छोटी चीज हो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, 60-65 के टाइम्स क्या था, उतना कोई भी माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था। सबको ये तो पता था कि हाँ माइक्रोस्कोप अगर रहता तो हम लोग किसी भी छोटे ऑर्गेनिजम्स को सिंपली देख पाते। ठीक है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसको उन्होंने स्टडी की, एक ओक ट्री का बार्क लिया था। ठीक है, जब उसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, जस्ट लाइक ये स्लाइड है, स्लाइड पर उन्होंने क्या किया था, ये बार्क को या फिर कॉर्क को उन्होंने रखा। ठीक है, ये कॉर्क को उन्होंने रखा और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने क्या देखा कि एक हनीकॉम्ब का जो हनीकॉम्ब जो होता है, इट मीन्स के मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बी कॉम्ब या फिर हनीकॉम्ब, जो भी आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, उनको वैसा स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अगर मैं सिंपली आपको बनाने की कोशिश करूं, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो उन्होंने देख कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या उन्होंने पाया कि ये जो बार्क है इसमें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ऐसे क्या थे, मिले हुए थे। आई होप ऐसे ही क्या था, मिला हुआ था पूरा। एक हनी मतलब हनी बी का आप लोग छत्ता देखोगे जब दूर से तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आप लोग दिखेगा। मैं थोड़ा उसको जूम करके दिखाई हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्या दिखेंगे, होल्स टाइप दिखेंगे आपको मधुमक्खी के छत्ते में, जिसमें उन्होंने वो क्या रखते हैं, अपना जो उनका हनी रहता है, इट मीन्स के शहद रहता है, वो उसमें इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर उनको इस कॉर्क में दिखा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर किसी भी लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं छोटे छोटे चीजों को मिला करके, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का मिला करके क्या होता है, बनता है। जैसे छोटे छोटे ईंट को मिला करके हमारा एक दीवार बनता है, उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को मिला करके हमारा क्या है, बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब बात आती है कि उन्होंने इसको सेल नाम ही क्यों दिया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट इट मीन्स की रूम्स, सिंपली मैं रूम बोल सकती हूँ कि अगर आपके घर में एक फ्लैट हो, ठीक है, फ्लैट में क्या होते हैं, 3-4 का एक पार्ट है, उसी रूम्स को मिला करके, उसी ढेर सारे रूम को मिला करके एक फ्लैट बना है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक एक कंपार्टमेंट को मिलाकर उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है। तो उन्होंने इसको क्या दिया, ये एक रूम का स्ट्रक्चर है, उन्होंने इसको क्या दिया, एक कंपार्टमेंट का नाम दिया। और इस रूम को लैटिन के थे वो। ठीक है, तो लैटिन का एक वर्ड है सेल्यूला। ठीक है, सेल्यूला का मतलब होता है अ स्मॉल रूम। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं अ स्मॉल रूम, मतलब एक छोटे छोटे रूम्स को मिला करके क्या होती है, मतलब एक छोटे छोटे रूम्स को मिला करके उन्होंने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। ठीक है, तो सेलुलर मीन्स इट मीन्स की अ लिटिल रूम या फिर अ स्मॉल रूम। इसी सेलुलर वर्ड से उन्होंने क्या नाम दिया, किस नाम को कॉइन किया। ठीक है, वो कॉइन द नेम, ये भी पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल नाम को कॉइन किया था, मतलब उसको बताया था। तो उन्होंने यहीं से उसको सेलुलर वर्ड से क्या बोल दिया कि हमारी कोई भी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किससे फॉर्म है, सेल से। ठीक है, तो ये हो गई रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी। ठीक है,
रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी हो गई, लेकिन ये किस पे डिस्कवर किए थे, ये एक डेड पे किए थे, ठीक है। तो डेड में क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, तो कोई भी बार्क होता है वो प्लांट से निकलने लगता है, इट मीन्स कि वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डेड सेल्स निकलने लगते हैं, इसलिए मैं वहां पे डेड यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने क्या किया था, एक एक्वेटिक मीडियम के थ्रू उन्होंने एक पॉन्ड वाटर लिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया वगैरह के उन्होंने छोटे छोटे सेल्स देखे, वो किस फॉर्म में थे, लिविंग फॉर्म में थे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि लिविंग फॉर्म का जो मतलब सेल की डिस्कवरी किससे की थी, इन लिविंग फॉर्म, हु डिस्कवर द सेल इन लिविंग फॉर्म, ठीक है। तो उसका आंसर होगा लिवेनहॉक। लिविंग फॉर्म में कौन किया था, लिवेनहॉक ने किया था, और डेड फॉर्म में सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो इसके बाद लिवेनहॉक होते हैं, लिवेनहॉक ने क्या किया था, स्पर्म वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, उसकी डिस्कवरी भी लिवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक्वेटिक मीडियम लिया था, मतलब कोई भी पॉन्ड वाटर ले लिया था, उसमें उन्होंने देखा था कि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है उसमें घूम रहे हैं, मतलब उसमें लोकोमोट कर रहे हैं, उसमें मोटाइल फॉर्म में है, ठीक है, इट मींस वो लिविंग है, जो चल फिर सकते हैं खुद से, वो क्या है, दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग ना। तो भी क्या, एक लिविंग थिंग की जो डिस्कवरी थी वो लिवेनहॉक ने की, ठीक है। तो लिवेनहॉक ने क्या किया था, एक लिविंग सेल्स की उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये हो गए रॉबर्ट हुक के बाद। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, स्लैडर एंड स्वान, ठीक है। स्लैडर एंड स्वान आए थे, उन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। स्लैडर एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। उस सेल थ्योरी में उन्होंने दो स्टेटमेंट, मेनली उनके दो स्टेटमेंट्स क्या है, ज्यादा फेमस है, उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दी थी। उन्होंने स्टेटमेंट यही दी थी कि हमारा जो मैंने अभी तीन डिफिनेशंस बताए थे, उसमें दो स्टेटमेंट्स जो थे, मतलब जो मैंने लास्ट के दो डिफिनेशंस बताए थे, वो इसी थ्योरी का पार्ट है। इट मीन्स कि अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको भी सेल बोला जाता है, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के वो भी सेल्स होते हैं। उनके ये दो स्टेटमेंट्स काफी फेमस है, ठीक है। उसके बाद एक स्लैडर एंड स्वान के बाद, स्लैडर एंड स्वान के बाद एक साइंटिस्ट आए थे इसी सेल थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब इसके आगे एक और उन्होंने अपनी सेल्फ स्टेटमेंट दी थी, मतलब अपना खुद का स्टेटमेंट इसी में क्या किया था, सेल थ्योरी में ऐड किया था। उनका ये स्टेटमेंट उसके बाद काफी फेमस हुआ। इन्होंने क्या सोच के स्टेटमेंट दिया था कि जैसे हम लोग के भी दिमाग में आता, मतलब उस टाइम होते तो शायद आता कि अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये जो सेल्स है ये इन्हीं, मतलब हमारा जो बॉडी है ये इन्हीं का बना हुआ है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो वही सेल्स कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि वो सेल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो वर्क्यू ने क्या किया था, उसने बताया कि कोई भी सेल्स ऐसा नहीं है कि जमीन से आ गया, आसमान से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा होता है ना, आसमान से टपके जमीन से निकले, ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के ही फॉर्म होता है, ठीक है। सेल्स, कोई भी सेल, न्यू सेल्स कम फ्रॉम, सिंपली बोल सकती हूँ, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स, प्री मीन्स पहले, ठीक है, प्री मीन्स पहले, जैसे आप लोग प्री इंग्लिश में पढ़े होंगे, विलोम, और विलोम मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े होंगे। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, जैसे होता है ना, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, पोस्टपोन्ड इट मीन्स कि उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ गई, ठीक है। या फिर हो जाता है कि एग्जाम जो है वो प्रीपोन्ड हो गया, इट मीन्स कि एग्जाम का जो डेट था वो अब उसके पहले एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, ये होता है प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड। तो उन्होंने क्या किया था, प्री मीन्स पहले, एग्जिस्ट करना इट मीन्स कि पहले से प्रेजेंट होना, ठीक है, प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से प्रेजेंट रहना। तो उन्होंने बताया कि कोई भी सेल्स जो है उसके प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ही आता है, इट मीन्स कि कोई भी सेल्स है वो जो पहले के उसके जो सेल्स फॉर्म है, ठीक है, उसी फॉर्म का क्या है, उसी से वो आया हुआ है। जैसे अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ली थी मेल और फीमेल का, ये क्या कर रहे थे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ये 2n का है, ये n टाइप के होते हैं, ये n टाइप के, आप हाई क्लास में तो अच्छे से समझोगे। अब ये जो 2n कहाँ से आती है, ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपली अगर एग्जांपल ले लूं,
मेन क्या होते हैं, एक्स और वाई फॉर्म के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल क्या होती है, हमेशा एक्स और एक्स टाइप के ही ओवा प्रोड्यूस करती है। इसने मान लो इधर से एक्स दे दिया और फीमेल तो हमेशा एक्स ही प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो न्यू सेल फॉर्म हुई है वो कहाँ से आ रही है, पहले उसके मदर और फादर से ही तो आई, ठीक है। अगर उसी तरीके से इस मेल की बात करूं तो ये इसके अंदर भी कहाँ से आया होगा, इसके फादर और मदर से। इसमें भी कहाँ से आया होगा, इसके फादर और मदर से, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, फिर अगर इसके भी फादर मदर ने इसको सेल्स दिए होंगे, इसके भी मदर फादर ने इसको सेल्स दिए होंगे, तो ये धीरे धीरे कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ही होता है। अगर हम अब की बात करें तो हमारे में सेल्स कहाँ से आए भाई, हमारे साथ हम पेरेंट्स से आए हैं, हमारे पेरेंट्स में कहाँ से आए थे, उनके पेरेंट्स से आए थे, उनके पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आया था। मतलब ये प्री एग्जिस्ट फॉर्म ही क्या चल रहा है, सेल्स का चल रहा है। तो ये जो सेल थ्योरी में ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू सेल्स कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म, उसके प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से क्या होती है, सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेल की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, ठीक है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लाइडर एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शन हो रही है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल्स कर रही है। फिर उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो भी सेल्स का बना हुआ है। फिर उसके बाद वर्क्यू नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसी थ्योरी को क्या किया था, एक्सटेंड किया था, मतलब थोड़ा बढ़ा करके उन्होंने सेल्फ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने सेल्फ स्टेटमेंट में ये बोला था कि ऐसा नहीं कि कोई भी सेल्स ऊपर से आ रहे हैं नीचे से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ही है उसी सेल्स का जो अब उसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इतना पढ़ लिया। फिर उसके बाद आते हैं एक रॉबर्ट, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी, न्यूक्लियस की। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, NUCLEUS, न्यूक्लियस क्या होती है। जैसे हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे बोलना है, हमें इस टाइम पे हंसना है, हमें इस टाइम पे रोना है, तो ये सभी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स भी तो फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे पेट का जो सेल्स है, हमारे स्टमक के जो सेल्स, उन्हें कैसे पता चल रहा है कि उनको क्या करना है, ठीक है। उनके तो पता है ना कि हमें क्या करना है, फूड जो है उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो वो जो डाइजेस्ट करना मतलब उनके फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है कि भाई तुम स्टमक के सेल्स हो, तुमको क्या करना है, डाइजेशन का काम करना है। फिर उसी तरीके से इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, या फिर सिंपली मैं लंग्स के सेल्स ले रही हूँ, तो लंग्स के सेल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ही काम करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो उसको उस काम को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके न्यूक्लियस कंट्रोल करिए कि भाई तुमको कौन सा काम करना है, तुमको बस रेस्पिरेशन का काम करना है, इसके जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो देखना है, ठीक है। तो ये जो हर एक फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। तो न्यूक्लियस को हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये होते हैं डिस्कवरी के बारे में, आपको टोटल यही 4-5 साइंटिस्ट के नाम जाने थे और उन्होंने क्या क्या चीजें दी थी वो सभी चीजें जानना है। तो सबसे पहले हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ना, फिर से हम लोग 2 मिनट पूरे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की, भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद कौन आया था, लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए थे। नाम थोड़ा अजीब है बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई थी, ठीक है। सेल थ्योरी कौन कौन दिया था, स्लाइडर एंड स्वान ने और वर्क्यू ने दिया था। स्लाइडर एंड स्वान ने एक ही साथ दिया था, वर्क्यू उसके बाद
थोड़ा अपने स्टेटमेंट उस सेल थ्योरी में ऐड किए थे, वो भी आपको पता है क्या क्या था। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब बात आती है न्यूक्लियस क्या होती है। तो न्यूक्लियस को सिंपली अगर अभी आगे आपको चैप्टर में पढ़नी है तो न्यूक्लियस को सिंपली में बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये पूरी तरीके से आ गया होगा। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है कि अब इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है। डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बाद हमारा है कि जैसे कोई भी चीज है तो कई ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि सिंगल सेल प्रेजेंट रहता है, कई ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि एक से अधिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे सेल के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेल, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आप लोग ये जो दो टर्म्स हैं ये आप लोग स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर एंड द नेक्स्ट वन इज यूनि का अपोजिट मल्टीसेलुलर। फाइन, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ये किसके बेसिस पे है कि किस पे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अब बात करते हैं कि मल्टीसेलुलर क्या है और यूनिसेलुलर क्या है। ठीक है, यूनि मीन्स होता है सिंगल, फाइन, मल्टी मीन्स होता है मेनी। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे अगर मैं डिफिनेशन दूं यूनिसेलुलर की, इट मीन्स कि यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। जिस ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सिंपली मैं बोल देती हूँ सिंगल सेल प्रेजेंट, फाइन। जिस ऑर्गेनिजम्स में एक सेल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट, वैसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में जितने भी उनके फंक्शंस हो रहे होते हैं, बॉडी के जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो सारे एक ही सेल्स कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में एक ही सेल्स प्रेजेंट है भाई साहब। ठीक है, तो ऑल सेल्स, ऑल फंक्शंस, all functions are controlled by single cell। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, इसको मैंने ऑल फंक्शंस बोल दिया, ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल सेल। ठीक है, अब सेम आते हैं मल्टीसेलुलर पे। तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, बहुत से सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक फंक्शंस के लिए क्या है, अलग अलग से सेल्स प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, मल्टीसेलुलर है, हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत से सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या है, रेस्पिरेशन के लिए अलग से सेल्स है। मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन का सेल्स का जो काम है वो रेस्पिरेशन का ही होगा, वो कभी डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर वो डाइजेशन का काम है तो वो डाइजेशन नहीं करेगा, वो कभी रेस्पिरेशन का काम नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि हर एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए क्या है, स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसके क्या बोल सकती हूँ, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स for specific functions। इट मीन्स के स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब एक काम को ऐसा नहीं है कि
डाइजेशन का काम एक सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम एक सेल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एक एक फंक्शन के लिए, एक एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है, आई थिंक इस स्टेटमेंट से आपको इसके पहले वाला स्टेटमेंट और ज्यादा क्लियर होगा। नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसके डिफरेंसेस आपके एग्जाम्स में आते हैं 2 या 2.5 मार्क्स के, तो इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं समझ, मतलब अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, ठीक है, और इसमें क्या है, वो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो अब बात करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्या। तो लेबर जो आपके माइंड में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। लेबर इट मीन्स कि काम करने वाले, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन होता है हमारे घर का या फिर किसी भी चीज का, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत से लेबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, हर एक लेबर का काम है। जैसे अगर मैं सिंपली घर के कंस्ट्रक्शन का काम ले लूं, किसी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम ले लूं, कंस्ट्रक्शन इट मीन्स कि अगर कोई घर बन रहा है, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर मैं उसका एग्जाम्पल ले लूं, तो उसमें क्या है, मतलब अगर 10 लेबर हैं टोटल, ठीक है, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल ले लूं, 10 नंबर ऑफ लेबर्स हैं टोटल, तो इसमें से बोल दिया जाता है कि भाई 3 लोग क्या करो, तुम ईंट का मतलब इधर उधर करो, जहां ईंट पहुंचाना है वो पहुंचाओ, मतलब ब्रिक्स का काम देखो, ठीक है। फिर हो जाता है अदर 3 लोग, भाई लोग तुम थोड़ा ये जो मसाला होता है सीमेंट्स वगैरह, उसका थोड़ा काम देख लो, मतलब धोना वगैरह, मतलब सीमेंट लाके इकट्ठा करना, बालू लाके इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करना, वो 3 काम इनको दे दिया जाता है। अदर 3 लोग क्या काम करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, इट मीन्स कि मसाले बनाने, ईंट को मतलब एक दूसरे से इकट्ठा करके रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सबके डिविजन्स कर दिए जाते हैं कि भाई साहब तुम ये ग्रुप के ये काम करोगे, तुम ये ग्रुप को वो काम करोगे। अगर सिंपली अगर ये नहीं में समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, या फिर आप लोग भी कर रहे हो, ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं भाई साहब। जैसे भी क्लास 10th का जो फेयरवेल भी होता है, अब तो कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम क्या होती है, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, तो हम लोग करते हैं, हम लोग अपने टीचर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो घर की पार्टी हो, स्कूल की पार्टी हो, कोचिंग की पार्टी हो, कहीं की भी पार्टी हो, मतलब किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस पार्टी में क्या करते हैं, मतलब अगर हम लोग 10 के ग्रुप में हैं, ठीक है, आप लोग 10 के ग्रुप में हो, तो आप लोग क्या करते हो, भाई तुम ये 3 क्या करोगे, ये 3 लोगों का लड़कों का ग्रुप क्या करेगा, तुमको भाई बलून, मतलब जितने भी डेकोरेटिव चीजें वो लानी है, बलून, रिबन, धागे, मतलब जो भी चीजें डेकोरेटिव आप लोग यूज करते हो, वो सभी चीजें आप लोग बोल देते हो 3 लड़के करेंगे, ठीक है। अदर 3 लड़के को बोल देते हो कि भाई तुमको खाने वाली चीजें देखनी है, इट मीन्स कि तुम्हें केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी चीजें देखना है, ठीक है। अदर 3 लोगों को बोल देते हो कि भाई तुमको टीचर्स को मैनेज करना है, ठीक है, तुमको उस दिन को मैनेज करना है, मतलब टीचर्स डे जिस दिन, उस दिन मैनेज करना है कि टीचर्स को किसी चीज की कमी ना हो, उनको अच्छे से मतलब देखना कि हाँ उनको जो चीजें नहीं मिली है उनको देना, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, आप लोग डिवाइड कर देते हो अपने खुद में, ठीक है, कि तुम भाई ये इतने पैसे ले लो, तुम रिबन्स लेते आना, इतने पैसे ले लो, तुम केक लेते आना, इतने पैसे लो, तुम पेटीज लेते आना, सबको जिम्मेदारियां दे देते हो, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर्स नहीं है, मतलब उसमें किसी भी डिवाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही सेल्स प्रेजेंट है। अगर किसी क्लास में अगर एक ही बच्चा प्रेजेंट होगा तो सारे काम तो उसी को देखने होंगे, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि उसके अंदर क्या है, एक ही सेल्स प्रेजेंट है, अगर उसमें क्लास में एक ही बच्चा प्रेजेंट है तो सारा ऑर्गेनाइजेशन उसी को देखना है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्लास में देख लें, मल्टी सेलुलर क्लास में देख लें, तो इसमें क्या है, बहुत से बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर एक फंक्शंस को, हर एक डिफरेंट फंक्शंस को देखने के लिए हम लोग बच्चों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इनके में होता है, ठीक है। और इनके में क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये भी क्या करती है, सिंगल सेल ही करती है,
ठीक है। इनके में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल डिवीजन से, ठीक है। सेल डिवीजन से एक्चुअली इसमें भी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें क्या होती है, एक ही सेक्स प्रेजेंट, मतलब एक ही सेल से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होता है। आप लोग जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब आप क्लास 10th में जाओगे तो रिप्रोडक्शन एक चैप्टर ही है, आप लोग को डिटेल में पढ़ना है कि एसेक्सुअल क्या होती है, सेक्सुअल क्या होती है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, इसमें ये आपके टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, मियोसिस और माइटोसिस। आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे कि मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है। बस इतना समझ रहे कि ये एक तरीके क्या है, सेल डिवीजन का टाइप्स है, ठीक है। तो ये हो गया चार डिफरेंसेस। अब मैं लास्ट में सबसे इसके एग्जांपल की बात करूं, यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप सभी लोग जानते हो, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो जितने भी एनिमल्स हैं एंड जितने भी प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। ये होती है यूनिसेलुलर और ये होती है मल्टीसेलुलर। इसका डिफरेंस आप लोगों को पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में, जितने में आप लोगों को पूछ लिया जाए, ठीक है। सिंगल सेल प्रेजेंट यूनिसेलुलर, मोर देन वन सेल प्रेजेंट मल्टीसेलुलर। ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल सेल, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। नो डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर ऑकर, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें क्या होती है, फ्यूजन होता है, बर्डिंग होता है, मतलब इस टाइप के क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस टाइप के डिविजन्स पाए जाते हैं। लास्ट वन इज एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर। अमीबा में क्या है, एक सेल प्रेजेंट है, तो रिप्रोडक्शन भी उसी सेल से करेगा, डाइजेशन भी उसी सेल से करेगा, एक्सक्रीशन भी उसी सेल से करेगा। तो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो उसमें एक ही सेल्स करेगा, और इसमें क्या है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, पढ़ना है, जानना है, थोड़ा बहुत, बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत। प्रोकैरियोटिक, ये भी क्या है, सेल्स के टाइप्स ही हैं, ठीक है। एंड द लास्ट नेक्स्ट वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये किस बेसिस पे डिफरेंस, जैसे इसके पहले वाला क्या था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि एग्जिस्ट कब से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं या अभी से कर रहे हैं, मतलब बहुत पुराने हैं या फिर अभी मॉडर्न फॉर्म के हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस क्या है, सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं ये दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। प्रो कम्स फ्रॉम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव इट मीन्स कि हम लोग ऐसे जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को बोलते हैं ना, ठीक है, क्या बहुत प्रिमिटिव थिंकिंग रखते हो, बहुत पुरानी सोच रखते हो, ठीक है। मतलब वो जो पूर्वज होते हैं हमारे, उनकी जो सोच थी बहुत पुरानी थी। हम लोग क्या है, हम लोग थोड़े मॉडर्न, ये मतलब मॉडर्न जनरेशन में है, तो हम लोग की जो सोच है थोड़ी मॉडर्न है कि नहीं भाई, पहले की सोच थी लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि भाई हम लोगों को साथ में पढ़ना है, को एजुकेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, जरूरी है हम लोग को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो हमारी जो थिंकिंग है थोड़ी मॉडर्न हो रही है। जो पहले के लोग थे उनकी जो थिंकिंग थी प्रिमिटिव थी, तो जो पहले के जो सेल्स थे उसको बोले जाते हैं प्रिमिटिव। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक, प्रो इट मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स सेल्स, ठीक है। जो प्रिमिटिव सेल्स है इट मीन्स जो पुराने सेल्स हैं उसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, और जो न्यू सेल्स हैं उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। इट मीन्स कि जो मॉडर्न सेल्स हैं, तो उसको प्रिमिटिव सेल्स आप लोग ब्रैकेट में समझने के लिए
लिख सकते हो अपने नोट्स में। और इसको मॉडर्न, इसको क्या है, मॉडर्न सेल्स के नाम से आप लोग मतलब समझ सकते हो, अपने माइंड में उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, जो पहले के सेल्स थे प्रिमिटिव, जो मॉडर्न है उसको यूकेरियोटिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले के सेल्स में और अब के सेल्स में क्या डिफरेंस है भाई साहब, क्यों ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया है। नंबर्स के बेसिस में तो पता चलता है, लेकिन अब ऐसे क्यों कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हमारे एंसेस्टर्स भी नहीं थे, तो सबसे पहले अर्थ पे आया कौन था, तो सबसे पहले अर्थ पे आए थे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आए थे, और उस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या किए थे, उनके अंदर किस टाइप के सेल्स थे, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें थी, कोई भी ऐसे अच्छे से नहीं फिक्स थे कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा कुछ और है, ये तुम्हारा कुछ और, मतलब ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं था। ठीक है, सारे क्या थे, एक दूसरे से मिक्स्ड फॉर्म में थे। तो इट मीन्स कि सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट। और ये क्या होती है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। फाइन, ये स्मॉल साइज के होते थे। अगर मैं इनके साइज की बात करूं, ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, उनके कंपेयर में लार्ज साइज के होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, 0 to 5 mm के ही होते हैं। तो ये बहुत स्मॉल होते हैं। और ये क्या होता है, 5 to 100 mm के। अगर ये याद नहीं भी है तो कोई नहीं, बस ये याद रखिए कि ये बहुत स्मॉल साइज के होता है और ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बेसिस पे क्या है, इनकी साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तीनों डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि ये जो हमने 3 डिफरेंसेस लिखे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में होता क्या है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो मैंने न्यूक्लियस पहले बताया था, वो क्या होती है, एक कंट्रोल करती है पूरे सेल्स को, क्या करती है, कंट्रोल करती है। इट मीन्स कि ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली ये सेल बनाऊं, ठीक है, दिस इज, अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर सेल्स का बनाऊं तो सेल को कौन कवर किया रहता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इधर कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इसको कौन कवर किया रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर दिस इज योर न्यूक्लियोलस एंड दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म रहता है कि भाई साहब न्यूक्लियस यही प्रेजेंट है। ठीक है, एक डार्क फॉर्म स्पॉट रहता है, डार्क स्पॉट रहता है, पता चलता है कि ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इसमें डीएनए, आरएनए, जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट रहती है, इसको कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं ये सारे। ठीक है, जो इसके अंदर फ्लूइड रहती है इसको भी साइटोप्लाज्म। ये दोनों तो प्रेजेंट रहती है, कॉमन है दोनों में, लेकिन इसके में न्यूक्लियस कहीं प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन में नहीं रहता है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर के जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसमें कहीं न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है कि हाँ ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको इकट्ठा करके कहीं न्यूक्लियस में रखे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसके में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है और उसमें क्या होती है, ट्रू न्यूक्लियस
प्रेजेंट रहती है। ट्रू न्यूक्लियस इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। साइज इसकी बहुत छोटी होती है इन द कंपेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें एक और आप लोग डिफरेंस लिख सकते हो, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं मतलब मेम्ब्रेन वाले वो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ सेंट, और इसमें क्या होता है वो सारे सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्या है आपके सेल ऑर्गेनल्स जो आपको डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ना है। ये सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या है आपके प्रोकैरियोटिक के हैं, और जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, डिस्कवरी, ये सभी चीजें आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे 3 कंटेंट्स हैं जो कि सभी सेल्स में प्रेजेंट रहती है, वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करूं तो इसमें 3 ऐसे तुम्हारे सेल्स के पार्ट्स मिलेंगे जो हर सेल्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसको मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड होती है, ठीक है, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो भाई साहब उसको कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्रेन ही ना रहा है तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है पता नहीं चलेगा, कंट्रोल ही नहीं रहेगी हमारी। तो उसको भी क्या है न्यूक्लियस की जरूरत, मतलब हमारी बॉडी को जैसे ब्रेन की जरूरत है उसी तरीके से सेल्स को न्यूक्लियस की जरूरत है। एक आप और पढ़ोगे, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल बस प्रोकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बस ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है, ओनली इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में कभी प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो सेल वॉल किसमें किसमें प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। बस यूकैरियोटिक में जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं, तो एनिमल्स के सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये बस प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपके क्या है चीजें जो आपको डिटेल में पढ़नी है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में पार्ट्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आपको 6 या 7 पूरे ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं डिटेल में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक में भी आपके टाइप्स हो गए, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ना है, तो कंफ्यूज मत होइए, वो सभी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इन सबको जानेंगे कि इन सबका फंक्शन क्या है, इन सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स में कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट रहती हैं। अगर मैं सिंपल की एग्जांपल की बात करूं तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इधर ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल इससे क्या होती है ऊपर प्रेजेंट होती है। तो आपको एक सिंपल माइंड में स्ट्रक्चर बन गया होगा कि कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट रहती हैं। दिस इज योर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है इसके भी स्टडी
करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में अदर इसके जो आधे लेक्चर हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।